अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप इरसिप के हवाले से। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, इसको मेजरली डिस्कस करूँ, मैं कुछ आपसे कमेंट्स जो है वो दोस्तों के शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे मुख्तलिफ़ दोस्त जो कि डिफरेंट स्टडी सर्कल्स में हैं, मुझे अक्सर मैसेज करके या फ़ोन करके कहते हैं कि आप इंग्लैंड गए हुए हैं तो हमारी भी जगह बना के आना। हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई तरीका बताओ, हमें गुर बताओ। वो आपने एक लतीफ़ा तो सुना होगा ना, मतलब बल्कि एक्चुअल वाक़या था कि वो एयरपोर्ट वाले वो ले जाते हैं वीज़ा वाले ना, तो उनको घुमा के कराची से जहाज़ पे बिठा के फिर गुजरांवाला ले जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि दरिया चनाब के सामने खड़े वो इलीगली बेसिकली ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि आप इधर खड़े रहें, हम अभी जो है ना आपके लिए कश्ती का इंतज़ाम करके आते हैं और फिर आपको वो करते हैं। तो फिर वहीं खड़े रहते हैं, तो कोई थोड़ी देर बाद रेत भरने के लिए आ जाते हैं ट्राली वाले। तो वो कहते हैं कि हमने यूनान जाना है ना, तो वो कहते हैं कि आप तो गुजरांवाला खड़े हैं। तो यानी इस तरह का कोई वो नहीं है, जाना हर कोई जाता है, लेकिन और इस तरह का कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि आप हमारी जगह बना कर आना। ये बेसिकली जगह खुद बनानी पड़ती है। तो HEC के इतने स्कॉलरशिप्स आते हैं एट रैंडम, तकरीबन हर वीक में स्कॉलरशिप आते हैं। मैं हैरान भी हूँ और मतलब हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए कि हमारी तालीम का हायर एजुकेशन कमीशन बहुत सारा फंड्स जो है वो स्कॉलरशिप के लिए रखता है, लेकिन अनलकीली हमारे स्टूडेंट्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हर साल वो फंड जो है लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे देखा है, अब जो वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल बन चुकी है, तो डिफरेंट मतलब हमारे से बड़े लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे फिर रहते हैं, फुल स्कॉलरशिप पे फिर रहते हैं। आप देखें नाइजेरिया, अफ्रीका के बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ पे, चाइना के, नाइजेरिया के, एक्वाडोर के, अमेरिका के, स्पेन के, पता नहीं कौन कौन सा ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं फिर रहे और स्कॉलरशिप पे फिर होते हैं, और वो अपनी कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप पे। उनकी कंट्रीज़ लेस डेवलप्ड हैं, इवन पाकिस्तान से लेस डेवलप्ड हैं, लेकिन वो यहाँ पे वो आते हैं, वो तालीम को तफरीह के तौर पर भी लेते हैं और इंटर कल्चरल कॉन्टेक्ट के तौर पर भी लेते हैं कि हमारी सलाहियतें जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ और दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, नेशनल लेवल पर भी और एकेडमिक हवाले से भी ना। तो लोग बड़े क्रेज़ी होते हैं, दे विश टू गो टू अब्रॉड, जबकि हमारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता। वो फिर यही चैनल इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जगह बना कर आना, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं, ये मसाइल होते हैं। तो इस हवाले से मैं वैसे भी मतलब पहले भी मैंने वीडियो एक बना के शेयर की थी जो जिस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। HEC का ही स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ना, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। तो पर्टिकुलरली जिस स्कॉलरशिप के ऊपर मैं आया हुआ हूँ, और चूँकि मेरे दोस्त कहते हैं कि जिस स्कॉलरशिप पे आप गए हैं, चूँकि इस रास्ते से आप गए हैं, तो आप हमें भी बताएं, हम भी जाना चाहते हैं। तो मेरी ये गुफ्तगू दो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जो कहते हैं कि इसी रास्ते के ऊपर हम चल के जाना चाहते हैं, तो और वो PhD नहीं है या PhD में उनका एडमिशन नहीं है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो मैं इसमें गुफ्तगू करूँगा कि कौन से एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं हैं। तो पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप का नाम है इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव सपोर्ट प्रोग्राम, इसको मुख्तसर में इरसिप कहते हैं। ये प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में PhD में एडमिशन हासिल किया है और उसके बाद आपका 2 साल हो गए हैं, यानी 2 साल के बाद और 3 साढ़े 3 साल से पहले आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो टर्म्स हैं वो ये है कि आपका जो PhD का टॉपिक है वो एडवांस बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ से, बसर से, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ एडवांस रिसर्च स्टडीज़, बसर से अप्रूव हो चुका हो, आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो चुका हो, और फिर आपका कोई टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से जो उसकी रैंकिंग होती है, हर साल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग मुख्तलिफ हो जाती है और वो छपती है बाकायदा इसमें ना, टाइम्स हायर एजुकेशन में ना। तो उसके हवाले से
उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी और जर्नल भी ना, वो दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इनलिस्टेड हो। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर में हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो जर्नल रैंकिंग में 135 पर है, 135 पर है। पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की एज ए होल रैंकिंग है उसमें 135 पर है। और जो सब्जेक्ट के हवाले से है, इसकी रैंकिंग दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेजेस के हवाले से होती है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ना, तो वो मेरी HEC ये देखती है कि मतलब सब्जेक्ट के हवाले से भी, अब कोई ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट है, वो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसमें वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एज ए होल तो 200 में आ जाएगी। सब्जेक्ट की अगर 250 में है तो फिर HEC उसको भी नहीं मानती। तो यानी आपके सब्जेक्ट के हवाले से भी उस यूनिवर्सिटी की और एज ए होल रैंकिंग भी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होनी चाहिए, तब HEC आपको उसके लिए एलिजिबल कंसीडर करती है। दूसरा ये है कि आपके टॉपिक अप्रूव हो और उस यूनिवर्सिटी का कोई बंदा आपको एक्सेप्टेंस भी दे, यानी सुपरवाइज़र, फॉरेन सुपरवाइज़र जो आपके सिलेबस उससे सब्जेक्ट से या आपके फील्ड ऑफ स्टडी से एसोसिएटेड होगा, वो आपको एक्सेप्टेंस भी दे। उसके बाद वो आपको अपनी CV दे, एक एक्सेप्टेंस लेटर बना के दे। तो और फिर आपका लोकल सुपरवाइज़र भी, उसे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि मतलब उसे आपके बाहर जाने पे कोई इतराज़ ना हो, वो भी एक लेटर दे कि मतलब इसने अभी तक थीसिस सबमिट नहीं करवाया, अगर ये वहाँ पे बाहर जाएगा तो मतलब ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और अपनी स्टडीज़ को बेहतर अंदाज में कंडक्ट कर पाएगा, उसके हवाले से। फिर आपने अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और NTS वगैरह, PhD का रिज़ल्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपने HEC को भेजनी है। अब HEC क्या करता है, HEC का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आप उनका फॉर्म उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके आगे टिक्स दिए हुए हैं कि जो जो आपने टिक करने हैं। टिक से मुराद जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल फॉरेन सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस है, यस आप उसको टिक करेंगे, साथ अटैच भी कर देंगे। उसके बाद आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यस टिक भी कर देंगे और साथ मतलब लगा भी देंगे। उसके बाद आपका GRE इंटरनेशनल सॉरी लोकल है, यस वो आप टिक कर देंगे। आपका टॉपिक एडवांस बोर्ड ऑफ स्टडी से अप्रूव हो चुका है, यस ओके मतलब साथ लगा देंगे। तो ये सारा एक फॉर्म बना के एक फ़ाइल बना के आप HEC को TCS करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से या जिस तालीमी इदारे में हैं तो उससे आप NOC भी लेंगे, वो NOC भी आप HEC को साथ लगाएंगे। उसके बाद वो जब फाइल आपके HEC के पास पहुंच जाएगी, अब ये कब अप्लाई करते हैं, ये अराउंड द ईयर आप कभी भी भेज सकते हैं ना। HEC ऑलवेज एक्सेप्ट द इरसिप एप्लीकेशन। और वो जो नेक्स्ट मीटिंग आ रही होती है हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद मीटिंग होती है, तो वो आपका केस उसमें रख देते हैं कि ये केस हमें रिसीव हुआ है, तो उसको वो अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये आपकी फ़ाइल HEC के पास पहुंच जाती है तो HEC आपको एक एक्सेल शीट का फॉर्म भेजती है कि उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, यानी आपका नाम क्या है, आपकी वल्दियत क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। समझिए जब आपको एक्सेल शीट फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है कि आपका केस उनको रिसीव हो चुका है और अगली मीटिंग में वो इसको प्रोसेस करने वाले हैं। मैं 45th मीटिंग का था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था और अब 48th मीटिंग चल रही है। तो अपकमिंग जो हैं वो 49th और 50th होगी। तो अभी जो मेरे दोस्त PhD वाले रहते हैं जिन्होंने जो इन टर्म्स एंड कंडीशन को क्वालिफाई कर सकते एलिजिबल हैं, तो वो अपना अगर डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे HEC को, तो HEC उनको स्कॉलरशिप अवार्ड कर देगी। उसके बाद आप एक्सेल शीट के ऊपर अपना डाटा फिल करके भेजते हैं, तो HEC आपका केस जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में रख देती है। अब प्रोसीजर ये है कि HEC उसमें डिस्कस करेगी, आपकी यूनिवर्सिटी चेक करेगी और 2 ऑप्शन ही हैं कि या तो मतलब आपको रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उनको कोई डेफिशिएंसी महसूस हो रही है कि ये माइनर डेफिशिएंसी है, अगर स्टूडेंट इसे रिमूव कर दे तो वो अगली उसमें आ जाएगा। तो वो फिर आपका केस नेक्स्ट डेफिशिएंसी मांग लेते हैं आपसे, नेक्स्ट मीटिंग में फिर आपका केस, उनको डेफर्ड केसेस कहते हैं, वो आप फिर अगली मीटिंग में रख लेते हैं।
उसके बाद जब आपका केस एक्सेप्ट हो गया, HEC आपको एक कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजेगी मेल में, जिसका होगा कि अवार्ड लेटर आपको बॉन्ड भेजेगी कि आप एक्सेप्ट हो गए, अब आप जो है ना हमें गारंटीज दें, बॉन्ड्स देना। तो बॉन्ड्स के लिए आपको यही जो मतलब डिफरेंट 3-4 बॉन्ड्स होते हैं उनको मतलब आपने स्टाम्प जो होते हैं उनके ऊपर प्रिंट कराना होता है और वो फॉर्मेट दिया हुआ होता है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। वो यही होता है कि मैं वापस आकर पाकिस्तानी कंट्री में या अपनी यूनिवर्सिटी में सर्व करूँगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे वजाहत करता जाऊँ कि लाजमी नहीं कि आप ईरसिप पर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको HEC आपको नौकरी देने की पाबंद है, ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरा यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही होंगे या कॉलेज के प्रोफेसर ही होंगे तो आप बाहर ईरसिप पर जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी अगर आप सिंपली PhD स्कॉलर हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है, तो फिर भी आप ईरसिप पे जा सकते हैं। उसके बाद वो बॉन्डिंग में ये होगा कि आप अपने वालिद की तरफ से 2 गारंटर देंगे कि ये वापस पाकिस्तान में ज़रूर आएगा, और एक बंदा आपका उन गारंटर की गारंटी देगा, उनमें से एक गारंटी ये देगा कि अगर ये पाकिस्तान ना आया तो जो ईरसिप का पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ है वो मैं दूंगा। एक और तीसरा बंदा उस बंदे की गारंटी देगा कि हाँ, ये इस बंदे ने जो गारंटी दे रहा है इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये वापस कर देगा। ये 3-4 बंदों के साथ आपका काम चल सकता है। उसमें 2 17 ग्रेड के ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है, और बाकी जो है ना आपका कोई रिलेटिव भी आपका दे सकता है। तो उसके बाद आप जब बॉन्ड फिल करके HEC को भेज देते हैं तो फिर HEC आपको एक अवार्ड लेटर देती है। अवार्ड लेटर के ऊपर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि आपने फ़लाँ तारीख तक चले जाना है, यानी आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दें, और आप अपने सुपरवाइज़र से लिख कर दें कि अभी तक आपने थीसिस सबमिट नहीं कराया, क्योंकि इस दौरान मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं ना, प्रोसेस में 4 महीने 6 महीने तक लग जाता है। तो उसके बाद आप उसको वो बॉन्ड जमा फिल करा देते हैं, फिर आप उस अवार्ड लेटर के ऊपर आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो फिर HEC आपको फ़ंड्स देती है। फ़ंड्स में अब ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि कितने फ़ंड्स देती है, कैसे देती है। HEC आपको हर कंट्री के डिफरेंट रेट्स हैं। UK का जो है वो 750 पाउंड है पर मंथ, आपका लिविंग स्टाइपेंड है। उसके बाद आपका जो एयर फेयर है, ट्रैवल है, वो 1300 पाउंड $1300 है, फ़िक्स रेट है ये, यानी वो HEC आपको देगी। अगर तो ये है कि आपने HEC के मतलब कुछ साथ एग्रीमेंट भी होते हैं कुछ ट्रैवल एजेंट्स के साथ, अगर आप उनसे टिकट ले लेंगे तो वो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो खुद ही उसको क्लेम करेंगे आपको वो टिकट दे देंगे। जैसे कि मेरे केस में मतलब मैंने जस्ट उनको फ़ोन किया है, उन्होंने मुझे टिकट मेल कर दिए, मैं जहाज़ पे बैठ के यहाँ इंग्लैंड आ गया। सेम रिटर्न कंफर्म टिकट मेरी वापसी की भी है। तो लेकिन अगर आप खुद लेंगे तो फिर HEC ने आपको रिफ़ंड वही करने पैसे जितने आपके टिकट के होंगे ना, तो उससे बेहतर है कि आप उनसे टिकट ले लें, फैसिलिटी ले लें, और वो खुद क्लेम करते रहेंगे। कब क्लेम होता है आपको वो उस तारीख की टिकट दे देंगे, जितने मतलब टिकट बहुत आसानी से मिल जाती है। उसके बाद ये है कि वापस जब आप HEC आप 6 महीने की काम अपना करेंगे, उसके बाद आपके सुपरवाइज़र की रिपोर्ट होगी बार के सुपरवाइज़र, वो आप जाकर HEC में जमा कराएंगे कि ये मैंने काम किया है और ये मेरी वो है। तो HEC आपको UK के लिए 750 पाउंड देती है, लिविंग अलाउंस वो तकरीबन 4500 पाउंड बन जाता है, उसका आपको चेक दे देगा। उसके बाद आपके जो सुपरवाइज़र की बेंच फीस होगी वो भी HEC डायरेक्टली उसको पे करेगी, यानी HEC 3 कैटेगरीज में पे करती है। आपका लिविंग स्टाइपेंड आपको चेक की सूरत में दे देता है। आपका जो ट्रैवलिंग वो होता है वो HEC ट्रैवलिंग एजेंट को दे देती है। उसके बाद जो आपके सुपरवाइज़र की बेंच फ़ीस है वो डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को वो ट्रांसफ़र कर। तो इसमें इस तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमारी जगह बना दें, हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली
इन ओनली द पीएचडी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है और उनका बसर से एडवांस हो चुका है और वो 3.5 साल की टाइम फ्रेम में है, तो वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। कोई जगह बनाने वाला या शॉर्टकट का इस तरह का कोई भी नहीं है। यानी अब जो दोस्त एमफिल के हैं या मतलब पीएचडी के 3.5 साल से क्रॉस कर चुके हैं, मतलब उनको 5 साल हो गए हैं काम करते करते, अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ, वो इर्सिप के ऊपर एलिजिबल नहीं है। और 2 साल से पहले भी आप एलिजिबल नहीं। तो इसका मतलब है कि एमफिल वाले या एमए वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए पीएचडी एनरोल होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट होती है। सिर्फ आपने 200 यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी है। वो एक्सेप्टेंस आप बजरिया मेल ही लेते हैं, मतलब आप अपना एरिया देख लेते हैं कि मेरा एरिया कौन सा है। उन टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से आप अपने एरिया के प्रोफेसर देखते हैं, उनको आप मेल करते हैं। अगर उनको आपका काम पसंद आता है, वो आपसे आपका प्रपोज़ल मांगते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल। वो अगर आपका अच्छा होता है तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं और एक्सेप्टेंस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये है इसका अहवाल। रिसेंटली जो मेरे दोस्त और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम किस स्कॉलरशिप के ऊपर एलिजिबल हैं, तो वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आया हुआ है, उसके ऊपर अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चे भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स वाले भी, अंडर ग्रेड से मुराद जिन्होंने बीएस के 8 सेमेस्टर में, एमए के 4th सेमेस्टर में हैं, और एमफिल के एंड पर भी जो हैं वो पीएचडी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने एमफिल किया हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, तो वो दे आर लुकिंग फॉर एडमिशंस इन पीएचडी, तो दे आर इक्वली eligible for PhD admission in the foreign universities and the Fulbright scholarship। Fulbright scholarship भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही होता है। इसके लिए कोई वो ऐसा बाहर का स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन वो मैनेज जो है वो यूएस स्टेट करती है। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। उसके लिए मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रिपरेशन के हवाले से, GRE इंटरनेशनल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।